Hi everyone, my name is Panwasi and from today we are going to launch a important question series playlist for RGPP or any engineering universities exam and our playlist is Basic Mechanical Engineering BT 203। तो आज का हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल्स के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, दुनिया का कोई भी मटेरियल हो उसमें हर मटेरियल के अंदर कोई ना कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करेंगे, उसमें जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी तो अपने अलग अलग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो उसमें हमारे पास टोटल 10-11 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है जो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है सवाल या फिर इन 4-5 प्रॉपर्टीज लिख देगा और उसका डिफाइन करना है। तो पढ़िए नोट्स की तरफ। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डिफाइंस व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जब कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टी डिफाइन तभी करता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक। व्हेन देन हाउ द मटेरियल बिहेव्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। क्या क्या है, पहला देखते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ defined as when an external force or load applied on its material then it resists to deformation without any failure। यानी कि एक वैसी प्रॉपर्टी है जब मटेरियल पर लोड अप्लाई करते हैं तो वो रजिस्ट करती है। रजिस्ट टू डिफॉर्मेशन, रजिस्ट मतलब होता है रोकना और डिफॉर्मेशन मतलब चेंज से, विदाउट एनी फेलियर, उसमें कुछ होगा ही नहीं। तो वो एक स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी होती है कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगा तो वो रजिस्ट टू डिफॉर्म करेंगे विदाउट एनी फेलियर, कोई उसमें ब्रेकिंग फेलियर नहीं होगा। ठीक, ये बहुत सिंपल और इजी डिफिनीशन है। बिल्कुल, यहाँ पे दो तरीके का स्ट्रेंथ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट मटेरियल मीन्स क्या है कि मटेरियल इज रजिस्ट टू ब्रेक अंडर टेंशन। वो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, यानी कि मटेरियल के अंदर जो टेंसाइल टेंशन जो लग रहा है, जो टेंशन फोर्स हम लगा रहे हो उसको रजिस्ट करता हो, उसको रोकता हो, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है कि मटेरियल में कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इसी तरीके से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ यानी मटेरियल इज रजिस्ट टू ब्रेक अंडर कॉम्प्रेशन, यानी मटेरियल को अगर हम कॉम्प्रेस करने की चाहे तो वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है कि वो रजिस्ट करेगा, मटेरियल रजिस्ट टू ब्रेक अंडर कॉम्प्रेशन। तो ये इजी और सिंपल डिफिनेशन रहा। आगे देखते हैं इलास्टिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर रिमूविंग एनी एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, एग्जाम्पल रबर और स्प्रिंग। यानी क्या करेगा, मटेरियल जो है अपने पुनः वापस वाली शेप और साइज वाली पोजीशन पे आ जाएगा जब उसमें कोई अप्लाइड फोर्स को रिमूव करते हैं। जैसे आपने स्प्रिंग और रबर में देखा, स्प्रिंग को जब हमने कंप्रेस करा, ठीक, लेकिन जैसे ही हमने कंप्रेस करा तो वो हो गया, लेकिन जैसे ही हमने अपने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करा तो वापस अपने पुनः ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज है। ठीक, ये सिंपल डेफिनेशन है। अगला क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट लोकलाइज्ड डिफॉर्मेशन। अच्छा देखो, लोकलाइज्ड डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि मटेरियल ना होल मटेरियल है, उसके किसी एक पॉइंट पर जो चेंजेस आ रही है फोर्स लगाने पर, हर उसके एक पॉइंट पर जो डिफॉर्मेशन आ रही है, क्या क्या है डिफॉर्मेशन, जैसा स्क्रेचिंग, पेनिट्रेशन और एब्रासन और आइडेंटेशन, वो उसको रजिस्ट करता है हार्डनेस प्रॉपर्टी। तो लोकलाइज डिफॉर्मेशन मतलब जो है किसी मटेरियल के एक छोटे से पार्ट में होने वाले डिफॉर्मेशन। जैसे कि हमारा ये पेन है, ठीक, अब इस पेन के आपको एक वाइट पार्ट ये दिख रहा है ना, तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स इस वाइट पार्ट पे लगा रहे हैं, हालांकि पूरा पेन का बॉडी तो इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इस वाइट पार्ट में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो वो रजिस्ट कर रहा हो, वो हार्डनेस प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी। जैसे कि वो स्क्रेचिंग से रजिस्ट करे। स्क्रेचिंग मतलब कि वही किसी पे खरोचने की कोशिश करे तो उसमें वो स्क्रेचिंग ना आए। पेनिट्रेट, पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेट का मतलब होता है कि जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अंदर हम इंसर्ट कराने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कील हो गया, तो कील को किसी लोहे में अगर इंसर्ट कराने की कोशिश करें तो क्या वो पेनिट्रेट होगा, इंसर्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वही पेनिट्रेशन होता है। दूसरी चीज एब्राशन। एब्राशन का मतलब होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होने वाली चीज़ें। जैसे कि हमारे पास कोई स्लीपर्स होते हैं तो वो जब रोड पे चलते हैं तो 1-2 महीने के बाद हमारे स्लीपर्स वो फ्रिक्शन की वजह से वो घिस जाते हैं, तो वो नहीं होगा, उसमें रजिस्ट करेगा। आइडेंटेशन, आइडेंटेशन का मतलब होता है कि किसी मटेरियल के अंदर कोई धंसा हुआ निशान, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि ये एक हमारा स्लैब है, ठीक है, और यहाँ हम इस बॉल के साथ इसको प्रेस करते हैं। अब ये क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें हो जाएगी, इसमें कोई आइडेंटेशन हो जा रहा है, ये बॉल इसके अंदर धंस गया, लेकिन ये हार्डनेस ऐसी प्रॉपर्टी है आइडेंटेशन भी नहीं होने देगा। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई। अब बहुत सिंपल और इजी डिफिनेशन है, क्या है कि डायमंड इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट सबस्टांस है, बस ये ध्यान में रखना।
ठीक, तो अच्छे अच्छे डिफिनीशंस है, अच्छे नोट्स के साथ हमारा अगला पॉइंट क्या है? टफनेस। टफनेस समझते हैं? टफनेस क्या बोल रहा है? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड फ्लेक्सिबली डिफॉर्म विदाउट एनी फ्रैक्चरिंग। जैसे माइल्ड स्टील और रबर हो गया, यानी मटेरियल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और डिफॉर्म होगा फ्लेक्सिबली, बिना कोई फ्रैक्चरिंग के। जैसे कि आपने कोई रबड़ की चीज़ देखी होगी, हम उस रबड़ को क्या कर सकते हैं, वो इतना ज़्यादा लचीलेपन होती है उसमें कि वो एक डिफॉर्म हो जाता है, वो बिना किसी ब्रेक का। माइल्ड स्टील इस तरीके से ही होता है। इसमें बेसिकली जैसे कोई वायर हो गया, या मतलब कि कोई गोल्ड सिल्वर, या आपने थिन शीट या फिर वायर देखे होंगे, तो वो तो डिफॉर्म हो ही जाते हैं ना, तो उसमें टफनेस की प्रॉपर्टी होती है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके डिफॉर्म हो जाएंगे बिना किसी फ्रैक्चरिंग और ब्रेकिंग के। तो ये सिंपल है, बस माइल्ड स्टील और रबर 2 पॉइंट याद रखना। अगला है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी स्ट्रेचड इनटू अ वायर विदाउट ब्रेकिंग। ये बहुत सिंपल है, आप समझ भी गए, यानी मटेरियल को वायर में कन्वर्ट किया जा रहा है, वायर में स्ट्रेच किया जा रहा है, लेकिन वो उसमें कोई भी फेलियर या फ्रैक्चरिंग या ब्रेकिंग नहीं होगा। जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, इसका वायर तो आपने देखा ही होगा, एल्यूमिनियम का वायर, कॉपर का वायर। ठीक है, दीज आर द हाईली डक्टाइल मटेरियल। अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करा जाए तो डक्टिलिटी का फॉर्मूला होगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इन 100। ये स्ट्रेंथ का भी बेसिकली फॉर्मूला, यानी कि जैसे कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेचिंग की ही तो बात की जा रही है वायर में। तो ये मटेरियल रहा, इसको स्ट्रेच करके हमने इतना लंबा कर दिया, तो इसकी लेंथ और इस छोटे वाले की लेंथ को डिफरेंस करेंगे और इस छोटी वाली लेंथ का डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास परसेंट डक्टिलिटी आ जाएगी। तो ये सिंपल है। ठीक, अगला है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है? कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी हैमर्ड, रोल्ड, प्रेस्ड एंड डिफॉर्म इनटू थिन शीट। यानी मटेरियल को हम हैमर यानी हथौड़े से भी पीटेंगे, रोल भी करेंगे। आपने इस तरीके से 2 रोलर लगे होते हैं, उसके बीच में मटेरियल को इंसर्ट करा के उसमें थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे बोला ही जा रहा है कि डिफॉर्म इनटू थिन शीट, वो रोलिंग हो गई। प्रेस भी करते हैं, तो डिफॉर्म इनटू थिन शीट, ये मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी हो जाती है। एग्जाम्पल में हमारा गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर हाईली मेलिएबल। तो ये भी एक सिंपल सा डिफिनेशन है। अगला क्या है? ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ब्रेक और फ्रैक्चर सडनली विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन। सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन मतलब कि अचानक मटेरियल क्या हो जा रहा है, अचानक से टूट जा रहा है, अचानक से फ्रैक्चर हो जा रहा है, उसमें अचानक से फेलियर आ जा रही है, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन। यानी कि दिस मटेरियल हैज़ नो डक्टाइल और मेलिएबल प्रॉपर्टी। जैसे आपने ग्लास को देखे होगे, कोई भी ग्लास होता है, वो ग्लास का, कांच का कोई शीशा होता है, वो अचानक से टूट जाता है, उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन आता है? बिल्कुल नहीं आता है। तो वही हो रहा है कि ब्रिटलनेस वही प्रॉपर्टी कही जा रही है कि मटेरियल ब्रेक और फ्रैक्चर सडनली, अचानक से, बिना किसी सिग्निफिकेंट, थोड़ा सा भी डिफॉर्मेशन नहीं दिखाएगा। और इस मटेरियल में जाहिर सी बात है, ना कोई डक्टाइल प्रॉपर्टी होगी और ना ही कोई मेलिएबल प्रॉपर्टी होगी। ना उसको वायर में बदल सकते हैं और ना ही थिन शीट में बदल सकते हैं। जैसे कुछ करने जाएंगे वो अचानक से चूर चूर टूट जाएगा, हमारे दिल की तरह। अगला प्रॉपर्टी है 9th नंबर, फेटिग स्ट्रेंथ। ठीक, फेटिग स्ट्रेंथ क्या है? कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बियरिंग रिपीटेड लोड्स विदाउट फेलिंग और ब्रेकिंग ओवर द टाइम। यानी मटेरियल जो है वो आपका रिपीटेड कोई लोड सह रहा होगा, रिपीटेड लोड्स, रिपीटेड फोर्स जो है वो सह रहा होगा, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? विदाउट फॉलिंग और ब्रेकिंग ओवर द टाइम। जैसे आपने ब्रिजेस देखे होंगे, बड़े बड़े पुल हो गए, एयरक्राफ्ट देखे होंगे। सिंपल में देखा जाए तो हमारे पास रेल की पटरी होगी, वो पटरियाँ 2 लोहे की होती है। वो ये क्या होती है? ये रिपीटेड लोड्स जो है वो सह रही होती है और सालों तक चलती है ये रोड। इसमें कोई इशू होती है? नहीं होती है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल में हमारे रूम का चेयर हो गया, वो बेड हो गया, बेड पे हम रोज 8 से 10 घंटे सोते हैं, कोई इशू होता है? बेड पे रिपीटेड लोड्स तो सह रहा है, तो वही फैटिग स्ट्रेंथ का रहा है, वो ना ही ब्रेक हो रहा है हमारा बेड, ना ही फॉलिंग हो रहा है। आप बूढ़े भी हो जाओगे तो आपका बेड वैसा ही दिखेगा। तो ये फैटिग स्ट्रेंथ है। ठीक, उसके बाद क्रीप। क्रीप क्या है? कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू शो स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये धीरे धीरे लेकिन परमानेंट डिफॉर्मेशन दिखाएगा विद द टाइम अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस। यूजुअली दिस डिफॉर्मेशन ऑकरिंग एट हाई टेम्परेचर। ऑकरिंग मतलब होना होता है कि ये जो क्रीप जो है, ये प्रॉपर्टी जो है, ये क्या ऐसी प्रॉपर्टी की बात करें? मटेरियल जो है स्लो और परमानेंट डिफॉर्मेशन दिखाएगा विद द टाइम एंड कांस्टेंट स्ट्रेस। जैसे कि और हाई टेम्परेचर के साथ, जैसे मेटल पार्ट्स हो जाते हैं किसी इंजन के अंदर के, मेटल पार्ट्स इन इंजन और मशीन्स अंडरगो क्रीप ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर ओवर द टाइम। मशीन के अंदर जो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं ना, जैसे मोटर हो गया, तो वो मेटल पार्ट्स जो होते हैं वो सही तो चलते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल 4-5 सालों के बाद देखते हैं उसमें कांस्टेंट स्ट्रेस तो होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर के साथ साथ उसमें कुछ कमी आने लगती है, मेटल का कॉन्सेंट्रेशन में कमी आने लगती है। तो यही क्रीप प्रॉपर्टी है। जैसे आटा चक्की में देखना होगा, जब हम अपने गेहूँ को पिसवाने ले जाते हैं आटा चक्की में, तो अंदर के जो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं वो
टाइम पर टाइम बदल दिए जाते हैं, बहुत हीट प्रोड्यूस करता है ना वो, जब गेहूँ को पीसता है तो ये कुछ क्रीप प्रॉपर्टी हो गई। अगला है रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या कही जा रही है कि रेजिलियंस इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इलास्टिकली बट ऑन रिमूवल ऑफ लोड्स द स्टोर्ड एनर्जी ऑन मटेरियल इज गिवन ऑफ। देखो रेजिलियंस ना बेसिकली इलास्टिसिटी जैसा ही है। इलास्टिसिटी में क्या था कि मटेरियल को जो है उसमें फोर्स जैसे लगाएंगे, लेकिन जैसे ही हटाएंगे तो वो पुनः अपने वापस स्थिति या शेप और साइज में आ जाता है। वो इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें भी वही है, ये प्रॉपर्टी क्या है, मटेरियल एनर्जी तो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक, मटेरियल एब्जॉर्ब तो एनर्जी करेगा इलास्टिकली, बट जैसे ही उसको फोर्स को हटाएंगे तो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हमें गिवन ऑफ कर देगा। ऑन मटेरियल इज गिवन ऑफ, वो हमें वापस भी दे देगा। जैसे स्प्रिंग और रबर में देखे होंगे, स्प्रिंग को हमने कॉम्प्रेस करा यानी कुछ एनर्जी दी, तो जितना इनपुट उसको दिया अब वो क्या करेगा, जैसे फोर्स हमने हटाया तो वो कॉम्प्रेस जो हमारा स्प्रिंग है वो वापस पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा इलास्टिकली, और जो एनर्जी स्टोर रही है वो हमें गिवन ऑफ कर देगा। तो ये भी एक सिंपल डिफिनेशन है। इसके बाद आते हैं प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी ये दोनों बहुत ही अच्छे प्रॉपर्टी है, अक्सर पूछे जाते हैं मेजॉरिटी चीज़ों में। तो यहाँ पे क्या आगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में इनका दोनों का रोल है, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का। तो अगला सवाल हमारा वही होगा, क्या है, कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट एनी फेलियर, प्लास्टिसिटी डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑन ओनली इलास्टिक रेंज, ओनली आफ्टर इलास्टिक रेंज। यानी क्या करेगा, मटेरियल जो है वो परमानेंट डिफॉर्म होगा, यानी हमेशा के लिए डिफॉर्म होगा बिना किसी फेलियर के। जैसे कि आपने स्प्रिंग को ही देखा होगा, जैसे कि स्प्रिंग एक सिंपल एग्जांपल है, उसको जब हम स्ट्रेच करते खींचते तो अपने वापस की स्थिति में आएगा, लेकिन ज़्यादा ही फोर्स लगाकर जब खींच देते तो वो स्प्रिंग क्या हो जाता है, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। अब वो मटेरियल चाहे अपने वापस स्थिति में आने की तो वो नहीं आएगा, तो यही प्लास्टिसिटी बोला जा रहा है। और ये कह रहे हैं प्लास्टिसिटी डिफॉर्मेशन टेक प्लेस मतलब होना तभी होगा ओनली आफ्टर इलास्टिक रेंज के बाद। अच्छा, इलास्टिक रेंज का मतलब अब यहाँ पर समझते हैं। देखो कोई भी मटेरियल है, ठीक है, ये हमारे जैसे स्प्रिंग है, ये इसकी लेंथ इतनी ही है, हमने इसको फोर्स लगाकर इतना लंबा करने की कोशिश की, खींच कर स्ट्रेच करा इतना लंबा। अब क्या करा कि जब ये जो लेंथ है ये हमारा इलास्टिक रेंज होगा, यानी कि अगर इस स्प्रिंग को इतने रेंज के अंदर अगर हम खींचेंगे तो पुनः अपने पहले वाली स्थिति को अचीव करेगा, पहले वाली कंडीशनिंग को अचीव करेगा। लेकिन जैसे ही हमने इलास्टिक रेंज से बाहर अगर फोर्स लगा दिया, इलास्टिक रेंज से बाहर हमने कोई फोर्स लगा दिया, तो अब वो क्या करेगा, वो हमेशा के लिए स्ट्रेच हो जाएगा हमारा स्प्रिंग और कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि ये तभी ऑकर होगा, प्लास्टिसिटी डिफॉर्मेशन टेक प्लेस तभी होगा ओनली आफ्टर इलास्टिक रेंज। इस इलास्टिक रेंज के बाहर जैसे हमने फोर्स लगा दिया तो हमारा स्प्रिंग जो है डिफॉर्म हो गया। तो ये सिंपल सी है, इसमें कुछ हाई फाई साई फाई तो है नहीं वैसा। सिंपल सा डेफिनेशन है कि मटेरियल जो है अंडर कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा विदाउट एनी फेलियर। फेलियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो टूट जाए मटेरियल, लेकिन कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना, जैसे रियल एग्जांपल में हमने स्प्रिंग देखा। हाँ, तो प्लास्टिसिटी डिफॉर्मेशन टेक प्लेस ओनली आफ्टर इलास्टिक रेंज। ये प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी ध्यान रखना, ये छोटे दो फंडे आ जाएंगे तो आगे के भी हमारे 6 मार्क्स पक्के होंगे, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी बहुत सिंपल है। तो ये कुछ 11 ऐसे प्रॉपर्टी थे, एक नंबर मेरे मिसिंग हो गए हैं कहीं बीच में, तो आप देख लेना। और इस तरीके से आप अपना नोट्स बना सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में। तो इसी तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन का समापन हुआ BT 203 मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। और ये एक प्लेलिस्ट जिसमें मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो प्लेलिस्ट वही कंटेन करेगी और मैं रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता रहूँगा। सो I wish you all the very best, bro. And if you are thinking this lecture or notes are really going to helpful to you, so please hit the like button and subscribe this channel and share with your bunch of friends or groups. And this is I need your support. So thanks for watching, and we will meet in our upcoming videos. Bye.